आज की क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करेंगे। पहले इधर देखना, मोमेंटम क्या होता था। वेक्टर क्वांटिटी था मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए और अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके लिए पहली चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए पहली चीज, एनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन is not valid for a single body। कहने का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो, या 12th में जाकर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रॉपर्टी के लिए अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर काम कर रहे हैं तो वो सिंगल बॉडी पर वैलिड नहीं होगा। यानी अगर मैं कहूं कि इस मार्कर के लिए इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस मार्कर के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते। हाँ, एक सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा बॉडीज, उस सिस्टम पर हम किसी भी टाइप के लॉ ऑफ कंजर्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, भले ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो। तो अभी यहां पर according to law for a system final momentum is just equal to initial momentum। P final is equal to P initial। ये आपको यूज करना होगा किसी भी टाइम पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। अब इसका प्रूफ करते हैं। Let there be two bodies as shown before collision।
तो यहां देखना यार, m1 मास की बॉडी है जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और m2 मास की बॉडी है जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये है इनिशियल कंडीशन, ये है इनिशियल कंडीशन। अब बेटा इस समय u1 इज ग्रेटर देन u2। भाई सोच कर देखो, मैंने लिखा है बिफोर कॉलिजन को हम इनिशियल कंडीशन बोलेंगे, तो बिफोर कॉलिजन यानी बाद में कॉलिजन होगा, और अगर कॉलिजन होगा तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए आगे वाले से, तभी तो पीछे वाला आगे वाले को टक्कर मारेगा। u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। लेकिन इस समय पर इनिशियल मूवमेंट पर तो सिस्टम का मोमेंटम हमें लिखना है p इनिशियल। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी, सेकंड बॉडी का मोमेंटम m2 u2 मास इनटू वेलोसिटी, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस माइनस का चक्कर भी नहीं है, सीधे सीधे लिख दो फर्स्ट बॉडी m1 u1 प्लस सेकंड बॉडी का m2 u2 एंड दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम m1 u1 प्लस m2 u2। अब एक टाइम पर दोनों में कॉलिजन हो, नाउ एट द टाइम ऑफ कॉलिजन फिर से डायग्राम देखना, m1 वाली बॉडी m2 को हिट करेगी, और इस समय जब m1 m2 को हिट कर रही है उस समय m1 वाला m2 पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, धक्का मारेगा, तो m2 वाला पलट के रिएक्शन फोर्स लगाएगा m1 वाले पर। बेटा आराम से मेरी बात पकड़ना है, ये दोनों ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही हैं, बस हिट करते समय किसने किस पर किस तरह से फोर्स लगाया वो इस कांटेक्ट सरफेस पर तुम जान सको इसलिए अलग अलग बनाया। यहां पर जब ये m1 इस m2 को हिट करता है तो इस पर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ F, and that is action। by m1 on m2, ये एक्शन है जो m1 ने m2 पर फोर्स लगाया, तो m2 भी पलट के बदला लेगा और m1 पर फोर्स लगाएगा, मान लो F डैश, रिएक्शन by m2 on m1। हमें मालूम है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी हम यही अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस एफ डैश या F डैश इज इक्वल टू माइनस एफ, और इसी की हेल्प से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ होगा। तो अब यहां पर मेरी बात को करना याद बेटा सभी लोग
और अगर चाहो तो पार्टिसिपेट भी कर सकते हो मुझे बताने के लिए। m1 वाली बॉडी u1 वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है, m2 वाली बॉडी u2 वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है। अब m1 ने पीछे से आकर टक्कर मारी तो m2 वाली बॉडी पर आगे की तरफ फोर्स लगा, यानी अगर मैं कहूं m2 तो आप कहोगे u2 वेलोसिटी से चल रही थी, पीछे से टक्कर मारी गई इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन है, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं u2 से बढ़कर v2 वेलोसिटी हो गई ऐसा मान लूंगा आफ्टर कॉलिजन। देखना बिफोर कॉलिजन u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी पीछे वाली बॉडी m1 आगे वाली बॉडी m2 को टक्कर मारेगी। अब टक्कर मारते समय ये हुआ, दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाए, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो, m2 पर वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और बढ़कर v2 हो जाएगी ऐसा हम मान लेंगे। m1 पर देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो पक्का m1 की वेलोसिटी घट जाएगी, u1 से घटकर v1 हो जाएगी। लेकिन आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन की वजह से आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटीज अलग अलग होंगी और उन्हें हम मानेंगे v1 एंड v2। आफ्टर कॉलिजन तो बेटा जी अब m1 मास वाली बॉडी v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और m2 मास वाली बॉडी v2 वेलोसिटी। यहां पर v1 लेसर देन v1, यहां पर v2 ग्रेटर देन v1, ये हमें चीजें मालूम है। और इस समय अगर मैं सिस्टम का फाइनल मोमेंटम देखूंगा तो P फाइनल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब याद रखना बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि किसी भी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम बराबर होता है इनिशियल मोमेंटम के, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर होगा m1 u1 प्लस m2 u2 के। इस चीज को प्रूफ करना है और ये प्रूफ होगा यहां से जहां कॉलिजन हो, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। तो इसे अब बहुत ध्यान से देखना। Let during collision in time t the velocity of m1 changes from u1 to v1, इसलिए from second law of motion m1 वाली बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा था F डैश, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि F डैश इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का अपॉन टाइम।
अब चेंज इन मोमेंटम यानी लास्ट में हो गया m1v1 और पहले था m1u1, तो फर्स्ट बॉडी के लिए चेंज इन मोमेंटम m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t, ये f डैश। अच्छा उसी टाइम में टक्कर के टाइम पर m2 वाले की वेलोसिटी u2 से v2 हो गई, तो उसके लिए सिमिलरली फोर्स ऑन m2 F इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन T, यानी F इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2 अपॉन T। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से हमें मालूम है F इज इक्वल टू माइनस F डैश। दोनों एक्शन रिएक्शन बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब आप इसे अप्लाई करोगे तो F ये है m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t, माइनस के साथ f डैश रखोगे तो m1v1 माइनस m1u1 की जगह उल्टा आ जाएगा, तो m1u1 माइनस m1v1 अपॉन t, t कैंसिल आउट हो गया। m1v1 वाला माइनस इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, ऐसा साउंड करेगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर ले जाओगे तो m1u1 प्लस m2u2। यानी P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये एज इट इज आपसे पूछा जाएगा 3 या 4 नंबर में।